अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना है माइटोसिस, और माइटोसिस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 9th बायो का भी और सेकेंड ईयर बायो का भी। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों बुक्स के अंदर जो माइटोसिस का टॉपिक है। अब माइटोसिस क्या है, ये दरअसल एक सेल डिवीजन की किस्म है, यानी सेल का तकसीम होकर नए सेल बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी सेल की तकसीम। अब सेल दो तरह से डिवाइड हो सकता है, माइटोसिस से या मियोसिस से। बेसिक फ़र्क क्या है, माइटोसिस में एक सेल दो नए सेल पैदा करता है और दोनों में क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितने पेरेंट में होते हैं, जबकि मियोसिस में वन सेल डिवाइड होकर 4 सेल पैदा करता है और उन चारों सेल्स में क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। तो माइटोसिस आज हमने पढ़ना है। माइटोसिस क्या है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, प्रोसेस इन विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड, यानी तकसीम होता है इनटू 2 डॉटर सेल विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, ये डिवाइड हुआ। अब इस सेल को बोलेंगे पेरेंट सेल। इस सेल ने डिवाइड होकर 2 नए सेल बना दिए, इन दोनों सेल्स को आप बोलेंगे डॉटर सेल्स। इस पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो इसमें भी 46 ही है, दोनों डॉटर्स में 46। अब माइटोसिस में क्योंकि सेल डिवाइड होता है, तो माइटोसिस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। माइटोसिस को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। वर्ड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जबकि काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। और साइटो मीन सेल एंड काइनेसिस मीन डिवीजन, सेल की डिवीजन। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक पेरेंट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब ये सेल माइटोसिस करेगा, पहले ये सेल 2 न्यूक्लियस बनाएगा, यानी एक सेल ने अपने अंदर 2 न्यूक्लियस बनाए। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इस प्रोसेस को आप बोलोगे कैरियोकाइनेसिस। और जब फिर सेल भी डिवाइड होगा, यानी सेंटर से अब सेल टूट जाएगा, अब सेल सेंटर से टूटा, इसने 2 नए सेल बना दिए, ये प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की या सेल की डिवीजन। फर्दर जो कैरियोकाइनेसिस है, यानी न्यूक्लियस का तकसीम होना, ये बड़ा क्रिटिकल स्टेप होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाता है और सेल्स में डॉटर सेल्स को दिया जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई को। तो इसलिए इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स फेज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चारों फेजेज आपने तरतीब के साथ लिखनी है। इनको याद रखने का तरीका ये है, पी मैट। आप एक ये लफ्ज़ याद रखें, मैट आपको पता है चटाई को कहते हैं, पी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब जी हम ये पहले शुरू कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। ये आपको यहाँ पे माइटोसिस नज़र आ रही है, और माइटोसिस की मैं आपको कैरियोकाइनेसिस समझाता हूँ। न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, ये आप एक देख रहे हो सेल, पेरेंट सेल है, ठीक है, ये माइटोसिस करने लगा है। ये जो चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही है, इस चीज़ का नेम है सेंट्रोसोम। ये क्या है, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या भला है, आपको याद है आपने फर्स्ट ईयर में सेंट्रियूल पढ़ा था। सेंट्रियूल एक ऐसा ऑर्गेनेली था जो इस तरीके से बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इस ऑर्गेनेली का नेम होता है सेंट्रियूल। एनिमल के सेल में भला कितने सेंट्रियूल होते हैं, 2 सेंट्रियूल होते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे करके ना, एक दूसरे से राइट एंगल पे, यानी 90 के एंगल पे। इस पूरे सेंट्रियूल के जोड़े को कलेक्टिवली बोलते होते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रियूल का पेयर कहलाता है सेंट्रोसोम। अगर पूछा जाए आपसे सेंट्रोसोम क्या है, आपने क्या कहना है, पेयर ऑफ सेंट्रियूल। अब जब सेल ने माइटोसिस करनी होती है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंटरफेज का बताया था कि सेल डिवीजन करने से पहले अपने ऑर्गेनेलीज को डबल करता होता है, अपने क्रोमोसोम को डबल करता होता है, अपने साइज़ को बड़ा करता होता है, अपने अंदर एंजाइम बनाता है। ये सारा कुछ किस में होता है, इंटरफेज में। सेल अपनी तैयारी करता है डिवीजन की। तो अब ये जो पेरेंट सेल है ना,
ये इंटरफेज से गुजर के आ चुका है। माइटोसिस बाद में होती है, पहले इंटरफेज होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें दो सेंट्रोसोम नज़र आ रहे हैं, एक सेंट्रोसोम ये है, दूसरा सेंट्रोसोम ये है। ये दोनों क्या हैं? सेंट्रोसोम। ये दोनों अभी करीब करीब पड़े हैं, एक दूसरे के बिल्कुल लागे ही पड़े हैं, करीब है। जब माइटोसिस स्टार्ट होती है, कैरियोकाइनेसिस शुरू होती है, इन दोनों सेंट्रियोल के पेयर ने, एक सेंट्रोसोम समझ ले ये है, एक सेंट्रोसोम ये है, करीब है, इन दोनों ने यूं मूव करना होता है एक दूसरे से दूर, और दूर जाके अपोजिट पोल पे चले जाना है, यानी एक दूसरे के आमने सामने यूं, ठीक है। यानी यहाँ पे सेंट्रियोल मूव करना शुरू कर देते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के बिल्कुल स्टार्ट में सेंट्रियोल मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब सेंट्रियोल मूव करना शुरू करते हैं, इसी दौरान अगर आप न्यूक्लियस को देखें, आपको न्यूक्लियस में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इवन माइक्रोस्कोप के अंदर भी न्यूक्लियस को देखें, आपको न्यूक्लियस में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्रोमोसोम सिर्फ कब दिखाई देते हैं? डिवीजन के टाइम पे। जब सेल डिवाइड करने लगेगा, क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे। इस टाइम पे कोई क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सेल के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की माइक्रोस्कोप यूज़ की जाए और आप स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करें, स्टेनिंग टेक्निक मीन कोई कलर अप्लाई करें न्यूक्लियस के ऊपर, तब आपको एक बहुत ही बारीक धागे से नज़र आएंगे न्यूक्लियस में, इंतहाई बारीक थ्रेड्स, ठीक है। इन इंतहाई बारीक थ्रेड्स को बोलेंगे क्रोमैटिन। ये क्रोमोसोम नहीं है, ये क्या है? ये है क्रोमैटिन। तो यानी कि कैरियोकाइनेसिस के स्टार्ट में आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते, बल्कि क्रोमैटिन दिखाई देते हैं। अब क्या होगा? अब ये सेंट्रियोल का एक पेयर, ये दूसरा, यानी एक सेंट्रोसोम एक दूसरा, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो गए। एक ने इधर आना है, दूसरे सेंट्रोसोम ने दूसरी तरफ जाना है। इसी दौरान जो सेल के न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन सिकुड़ना शुरू करता है। अच्छा, क्रोमैटिन क्या है? यहाँ पे सुन लीजिए। क्रोमोसोम आपको पता है बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई नलकी होती है ना, उस नलकी के ऊपर आप धागा सारा लपेटते, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर धागा आ गया थोड़ी सी जगह में। अगर वो सारा धागा आप उतार दें, उसको खोल दें, खोल के ज़मीन पे फेंक दें, अब जो ज़मीन पे फेंका हुआ धागा है वो क्रोमैटिन है, जो नलकी के ऊपर लपेटा हुआ धागा है वो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए मुकम्मल तौर पे खुल चुका है। कपड़ा जैसे उधेड़ दें आप, कपड़े के सारे धागे उतार दें, तो ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है, यानी कंडेंस होने लग जाता है। जैसे जैसे क्रोमैटिन कंडेंस होता है, क्रोमैटिन वैसे वैसे कन्वर्ट होने लगता है क्रोमोसोम में। आहिस्ता आहिस्ता ये क्रोमैटिन आप देख रहे हैं कंडेंस होता जा रहा है, यानी हार्ड होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है एक जगह पे। जैसे जैसे ये इकट्ठा होता जा रहा है, कुछ वाज़े स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। उन वाज़े स्ट्रक्चर को अभी आप क्रोमोसोम नहीं कह सकते। आहिस्ता आहिस्ता ये फर्दर कंडेंस होता जाता है। जब ये फर्दर कंडेंस होता है, फिर ये कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाने लग जाता है, जिनको आप फाइनली अब क्रोमोसोम कह सकते हैं, ठीक है। अब इस किस्म के कुछ स्ट्रक्चर्स बनने लग जाएंगे। लो जी, अब क्रोमैटिन तो कंडेंस हो रहा है, दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रही है। साइटोप्लाज्म में क्या? सेंट्रोसोम एक दूसरे से दूर हट रहा है। अच्छा, सेंट्रोसोम जब एक दूसरे से दूर हटता है तो सेंट्रोसोम का एक काम होता है स्पिंडल बनाना, यानी माइक्रोट्यूब्यूल बनाना। तो सेंट्रियोल यहाँ पे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल पैदा करने लगते हैं, यानी कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर्स। ये इस सेंट्रियोल में से दोनों में से निकलेंगे। फाइनली इमेजिन कर लीजिए कि सेंट्रियोल दोनों एक दूसरे से हटते 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 अपोजिट पोल्स पे आ गए। इसी दौरान सेंट्रियोल में से मुसलसल स्पिंडल फाइबर यानी माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़कर, किसको? माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़कर बनाए जा रहे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर बनाए जा रहे होते हैं। अब जी ये वाला सेंट्रियोल भी काफ़ी सारे स्पिंडल फाइबर बना चुका होता है, ये वाला, और दूसरी तरफ ये वाला स्पिंडल फाइबर भी बना रहा होता है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है या जो माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रोसोम 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल पैदा करता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देयर आर 3 टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रोसोम। गौर करते हैं कौन कौन से। पहले, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जो आउटवर्ड ग्रो करें, यानी सेंट्रियोल में से निकले और पीछे की तरफ चले गए। सेंट्रियोल में से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल निकले, पीछे बैकवर्ड चले गए, सामने की तरफ नहीं आए, पीछे गए, ये वाले इधर बैक जा रहे हैं। इनका नेम होता है
एस्ट्रल, इनका नेम होता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये एस्टर बनाते हैं, तो एक किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल है एस्ट्रल। जो आगे की तरफ जा रही है ना, उनकी भी दो टाइप है। ये आगे की तरफ जा रहे हैं ये वाले, इनकी भी दो टाइप होगी। एक वाले ये समझ लीजिए कि एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आगे की तरफ गया, जाके क्रोमोसोम से जुड़ गया। एक इधर से भी आया, क्रोमोसोम से जुड़ गया। अब इस वाले का नाम होगा, जो क्रोमोसोम से अटैच हो गया, इसका नेम होगा काइनेटोकोर। तो यानी दूसरी टाइप हो गई काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कौन से हैं? जो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। ठीक है, एक इधर से आया, ये भी क्रोमोसोम से अटैच हो गया, ये भी क्रोमोसोम से, तो ये भी क्या हुआ? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होते, जैसे ये इधर से आया और ये भी इधर से आया, क्रोमोसोम से अटैच नहीं हो बल्कि आपस में एक दूसरे से अटैच हो गए। एक इधर से आया और ये इधर से आया, आपस में एक दूसरे से फंस गए। ये इधर से आया और ये इधर से आया, ये आपस में एक दूसरे से फंस गए। इनका क्या नेम होगा? इनका नेम होगा नॉन काइनेटोकोर। ये वाले जो आपस में फंसे हुए हैं, इनका नेम है नॉन काइनेटोकोर। अच्छा, अब काइनेटोकोर क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, हमारे अंदर के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर इंसानी सेल की बात की जाए 46। माइटोसिस करने से पहले यानी इंटरफेज में, इंटरफेज से पहले, इंटरफेज से भी पहले हमारे अंदर समझ ले एक क्रोमोसोम का पेयर यूं है, ये एक क्रोमोसोम का पेयर है। ठीक हो गया जी, ये एक क्रोमोसोम का कोई एक पेयर है। जब सेल माइटोसिस करने लगता है, सेल क्रोमोसोम की बनाता है कॉपीज़। इंटरफेज की एस फेज में मैं आपको बता चुका हूँ, एस फेज में सेल ने बनानी होती है कॉपी। जब सेल कॉपीज़ बना लेता है, फिर क्रोमोसोम आ जाते हैं इस तरह पेयर्स की फॉर्म में। ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा था, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसकी भी कॉपी एक बना ली जाती है, ये लो, और इसकी भी एक कॉपी और बना ली जाती है। वो जो कॉपी बनाई जाती है वो क्रोमोसोम के अपने ही साथ जुड़ी होती है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये एक क्रोमोसोम असली वाला था। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम का ये पॉइंट वाला क्या होता है? इस पॉइंट को कहते होते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के सेंटर में जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नेम होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर के पॉइंट को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जब सेल एस फेज में से गुजरेगा, वो इसकी एक और कॉपी बनाएगा। ये उसने एक और कॉपी बनाई। अब वो जो डुप्लीकेट कॉपी है ना, वो भी साथ ही अटैच है क्रोमोसोम के। किस पॉइंट पे? सेंट्रोमियर के पॉइंट पे वो अटैच है उसी क्रोमोसोम के साथ। अब ये दोनों एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं, उस जगह को आप कहते हैं सेंट्रोमियर। ये बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ी इजी करके समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे सेल में दो क्रोमोसोम हैं माइटोसिस करने से पहले। एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सेल ने जब माइटोसिस करनी है, ये समझिए कि दो क्रोमोसोम है सेल के पास। एक सेल ने तकसीम हो जाना है दो में। ठीक है, अब दोनों के अंदर हम चाहते हैं कि उतने ही क्रोमोसोम हो जितने पेरेंट में है। पेरेंट में दो है, दोनों सेल्स में भी कितने चाहिए? दो दो। तो सेल को क्या करना पड़ेगा? सेल को इसकी भी कॉपी बनानी पड़ेगी, सेम कॉपी, इसकी भी कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये कॉपीज़ बन गई। ये कॉपीज़ एक ही जगह से जुड़ी हुई है, उस जगह का नेम है सेंट्रोमियर। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि सेल के पास ये इंटरफेज से पहले है, फिर इंटरफेज की एस फेज में सेल क्या करेगा? दोनों की कॉपीज़ बना लेगा। ठीक है, अब ये कॉपीज़ सेल ने तैयार कर ली। तो यानी कि एस फेज के बाद क्रोमोसोम इस तरह होते हैं। अब इन दोनों का नाम पता क्या है? ये जो दोनों सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, ये पॉइंट सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इन दोनों का नाम है सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड है। अब सेंट्रोमियर की समझ आ गई। सेंट्रोमियर ये पॉइंट है जिस पर से ये दोनों अटैच है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक खास प्रोटीन लगी हुई होती है, उस प्रोटीन का नेम होता है काइनेटोकोर। ये एक और डेफिनेशन आ गई, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक लोकेशन का नाम है काइनेटोकोर। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कैरियोकाइनेसिस का। अब ये कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो का मतलब होता है पहली यानी फर्स्ट फेज। प्रोफेज में क्या होता है?
ये जो 3 डायग्राम्स है ना, ये प्रोफेज की है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यानी प्रोफेज के स्टार्ट में ये एक सेल है जिसका क्रोमेटिन डबल हो चुका है, सेंट्रोसोम डबल हो चुके हैं। सेंट्रोसोम एक दूसरे से दूर हटना शुरू करते हैं, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाने लग जाते हैं। और फिर प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू होती है, यूँ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटने लग जाती है। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यहाँ पे टोटली देखें गायब हो चुकी हैं। फिर ये 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल पैदा होते हैं जिनके मैं आपको बता चुका हूँ। जो पीछे को जा रहे हैं वो एस्ट्रल है, जो आगे को जा रहे हैं वो एक काइनेटोकोर है, दूसरे नॉन काइनेटोकोर है। इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते होते हैं स्पिंडल, ठीक है, इन दोनों को स्पिंडल। और इन तीनों के पूरे सेट को, यानी जो सेल के अंदर सारा माइक्रोट्यूब्यूल का सेट है ना, इस पूरे सेट को कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। क्या कहते हैं? माइटोटिक अपरेटस। इस वक्त क्रोमोसोम की लेंथ तकरीबन 0.25 माइक्रोमीटर से 0.50 माइक्रोमीटर तक इतनी लेंथ होती है। अब जब क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ ना, क्रोमोसोम के किस जगह के साथ? काइनेटोकोर के साथ। क्रोमोसोम के ऊपर ये लोकेशन आपको पता है काइनेटोकोर है। जब स्पिंडल फाइबर एक इधर से आया, दूसरा दूसरी तरफ से आया, काइनेटोकोर से अटैच हुआ, तब प्रोफेज का एंड हो जाता है। यानी ये समझे एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। एक स्पिंडल फाइबर इधर से आएगा, इसके साथ अटैच होगा, दूसरा इधर से आएगा, इसके साथ, यूं अटैच होता है। यानी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं। इधर से काइनेटोकोर फाइबर आया, इधर से भी आया, किस जगह पे अटैच हुआ? काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर क्या है? इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक ख़ास लोकेशन है, ठीक है। तो अब जी स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, प्रोफेज का एंड हो गया। अब आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? यानी ये 3 डायग्राम जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोफेज ही है, ये सिर्फ मेटाफेज है, ये वाली मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा जी? देखिए स्पिंडल फाइबर अब जुड़ चुके हैं क्रोमोसोम के साथ। ये कौन से स्पिंडल फाइबर है? काइनेटोकोर। ये भी काइनेटोकोर है, 2 डिफरेंट साइडों से आ रहे हैं, इधर से भी काइनेटोकोर। ये नॉन काइनेटोकोर है, ये भी नॉन काइनेटोकोर है। और ये पीछे को जो जा रहे हैं ये पोलर हो गए, ठीक है। अब क्रोमोसोम सारे यहाँ पे देखें प्रोफेज में इरेगुलर है। क्रोमोसोम को खींचकर बिल्कुल सेल के सेंटर में अरेंज कर दिया जाता है, सेल के इक्वेटर में। ये एक लाइन में सारे आ गए क्रोमोसोम। इस फेज को आप बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या बनाया जाता है? अलाइनमेंट। मेटाफेज में क्या किया जाता है? अलाइनमेंट, ALLIGNMENT, अलाइनमेंट। और इस अलाइनमेंट का नेम होता है मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम के अलाइन करने के प्रोसेस का ये जो स्ट्रक्चर अब बन चुका है, इसका नेम है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट क्या है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मिडल ऑफ द सेल इज नोन एज मेटाफेज प्लेट एंड दिस हैपन्स इन मेटाफेज। मेटाफेज पूरी होगी। एनाफेज। एना का मतलब होता है सेपरेट करना। ये आप देख रहे हो एनाफेज, एनाफेज। एना में सेपरेशन होगी, सेपरेशन वाली फेज। सेपरेशन कैसे होती है ज़रा आपने मेरी बात पे गौर से समझना है। एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड जो है, अब हम उसको ना थोड़ा डिफरेंट वे में मैं बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक सिस्टर क्रोमेटिड जी ये है, ठीक। दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड ये है जो एक ही जगह से अटैच है एक दूसरे के साथ। ये दोनों के काइनेटोकोर है। इधर से भी एक स्पिंडल फाइबर अटैच है, इधर से भी। कौन सा स्पिंडल फाइबर? काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच है, ये सिकुड़ना शुरू करता है, ये इसको पीछे की तरफ खींचने लगता है। आप यूँ समझे कि ये दोनों आपस में अटैच है, सिस्टर क्रोमेटिड। इसके साथ भी एक स्पिंडल फाइबर अटैच है, काइनेटोकोर फाइबर। इसके साथ भी एक काइनेटोकोर फाइबर अटैच है। इसको इस साइड में खींचा जाएगा, इसको इस साइड में। दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है उस कनेक्शन का नेम है सेंट्रोमियर, जिसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है। तो सेंट्रोमियर फाइनली ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इनको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहना, जब ये एक दूसरे से अलग हो गए तब ये पूरे क्रोमोसोम कहलाएंगे। यानी अगर 2 सिमिलर क्रोमोसोम एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हो ना,
तब उनको आप कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जब वो अलग हो जाएं फिर उनको क्रोमोसोमी बोलते हैं। लो जी, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। कैसे सेपरेट हुए हैं? ये वाले जो काइनेटोकोर फाइबर थे ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और इन्होंने उन क्रोमोसोम को, सेंट्रोमियर को तोड़ दिया। इसी दौरान जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर है ये रिलैक्स हो रहे होते हैं, यानी कि नॉन काइनेटोकोर फाइबर इलोंगेट हो रहे होते हैं, ये लंबे हो रहे होते हैं। यूँ सेल एक दूसरे से पीछे भी हटने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि काइनेटोकोर फाइबर उस क्रोमोसोम को खींच रहे होते हैं, जो नॉन काइनेटोकोर है वो सेल को खींच रहे होते हैं ताकि सेल भी दूर हटे, सेल इस फॉर्म में चला जाता है। ये है जी एनाफेज। लास्ट पे है टीलोफेज। अब क्रोमोसोम आधे एक तरफ पहुंच गए, आधे एक तरफ, लेकिन पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम थे ना, क्रोमोसोम अभी उतने ही हैं, हाफ नहीं हुए, क्योंकि सेल ने पहले ही रेप्लिकेट किए हुए थे और इस तरह से अपने आप को कॉपीज़ बना रखी थी, यानी सिस्टर क्रोमेटिड बना रखे थे। अब जितने क्रोमोसोम इधर गए हैं सेम उतने ही दूसरी साइड पे गए हैं। अब क्या होगा? टीलोफेज। ये है जी टीलोफेज। टीलोफेज बिल्कुल रिवर्स है किसके? प्रोफेज के। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट होते हैं। अब स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनने ख़त्म हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर वापस उस सेंट्रोसोम के अंदर चले जाएंगे। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो कि टूट गई थी अगेन बन जाएगी। प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, यानी क्रोमैटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम बनाता है। लेकिन टीलोफेज में अगेन क्रोमोसोम खुलकर क्रोमैटिन बना देते हैं, यानी क्रोमैटिन अब दोबारा से बन जाता है क्रोमोसोम, क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं। तो अब सेल के न्यूक्लियस में अगेन क्रोमोसोम अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं और क्रोमैटिन बन जाता है। स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो गए। सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस गायब होता है, इस फेज़ में न्यूक्लियोलस गायब होता है। तो अब न्यूक्लियोलस दोबारा अपीयर हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोलस गायब होता है, ख़त्म हो जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और फाइनली सेल का एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं और दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, यानी उनमें सेम क्रोमोसोम है जितने पेरेंट सेल में थे। अगेन बता रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोसोम तो आधे हो चुके हैं। नहीं, सेल ने पहले ही क्रोमोसोम डबल किए हुए थे, तो इसलिए डबल करने के बाद सेल ने जैसे ये क्रोमोसोम इसकी कॉपीज़ बना रखी थी, तो ये सेपरेट हुए, मतलब क्रोमोसोम अभी उतने ही हैं जितने पेरेंट में थे। ठीक हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल इस जगह से टूट जाएगा और जब ये सेल यहाँ से टूटेगा एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये सेल टूटेगा कैसे। अब ये दोनों सेल कहलाते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स। साइटोकाइनेसिस के बारे में, कैसे साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल और प्लांट सेल में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हुआ माइटोसिस का। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।